हे गाइस, वेलकम टू सिविल सर्विस स्टडी। इस वीडियो में हम करेंगे यूपीएसआई का सेट नंबर 5। ठीक है। इससे पहले मैं 4 सेट करा चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पे आप देख सकते हैं। तो अब सेट नंबर 5 में टोटल जो क्वेश्चन होंगे वो होंगे 20 क्वेश्चन, और जो लास्ट ईयर एग्जाम में पूछे गए थे 2017 में, और उससे पहले 2014 में जो हुआ था। तो देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है। तो आपके सामने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यहाँ पे लिखा हुआ भारत के समेकित कोष से धन के आहरण के अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है। देखिए, समेकित कोष मतलब होता है, इसको बोलते हैं संचित निधि। संचित निधि। और संचित निधि को अगर देखा जाता है इंग्लिश में तो इसको बोल देते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। कंसोलिडेटेड फंड। तो प्रश्न यहाँ पे ये पूछा गया है कि जो संचित निधि होता है उसमें से अगर पैसा निकालना है, धन निकालना है, तो उसका अधिकार इनमें से किसके पास है। तो ये होता है भारत की संसद के पास। ऑप्शन 20 का बिल्कुल ठीक है। अब देखिए, थोड़ा इसको समझिएगा। सरकार के पास जितना भी पैसा है, तो देखिए सरकार अपना पैसा, जो गवर्नमेंट है, वो अपना पूरा पैसा 3 फंड में ला के रखती है। 3 सरकार ने अपनी जगह बना रखी है। समझ लिए 3 पर्स हैं सरकार के। सबसे पहला जो पर्स है इसको बोलते हैं संचित निधि। संचित निधि। और ये जो संचित निधि जो आता है, ये आता है संविधान के आर्टिकल 266 में। दूसरे नंबर पे सरकार ने बना रखा है एक आकस्मिक निधि। जैसे आप सभी लोगों के पर्स में एक हिडन जेब होगी, मतलब जिसमें आप किसी को पता नहीं रहता कितना पैसा है। ऐसी सरकार के पास क्या है, आकस्मिक निधि है। ये आती है 267 में। और तीसरा होता है सरकार के पास लोक लेखा। इसको बोलते हैं हिंदी इंग्लिश में पब्लिक अकाउंट। और ये आता है लोक लेखा आर्टिकल 266(1) में। तो सरकार अपना पूरा पैसा ला के रखती है 3 जगह पे, संचित निधि, दूसरा आकस्मिक निधि, और तीसरा लोक लेखा। अब संचित निधि में क्या रखा जाता है, देखिए सरकार अपना पूरा पैसा, चाहे सरकार टैक्स के रूप में कमा के लाए, चाहे किसी देश से उधार लाए, वर्ल्ड बैंक से उधार लाए, चाहे अंदर देश से उधार लाए, कैसे भी लेके आए सरकार, वो पूरा सरकार पैसा रखेगी संचित निधि में। अब यहाँ पे जब पूरा पैसा रख लिया तो यहाँ से जब पैसा खर्च भी पूरा कहाँ से चलता है, इसी फंड से चलता है। पर इस फंड में दिक्कत यह है कि अगर इस फंड में से 1 रुपया भी निकालना हो सरकार को, तो सरकार को संसद की जरूरत पड़ेगी। संसद की बिना मंजूरी के सरकार इसमें से 1 रुपया खर्च नहीं कर सकती। इतनी चीज क्लियर है। तो संचित निधि पर अगर आपसे पूछा जाता है किसका अधिकार होता है, तो संसद का अधिकार होता है। अब देखिए दूसरा एक समझिएगा। अभी है आज कितना है, 4 सितंबर। तो जब 4 सितंबर है तो आज संसद चल रही है। आज तो संसद चल ही नहीं रही है, संसद चलेगी 15 सितंबर से। मानसून सत्र है। अब मान लीजिए सरकार को 4 सितंबर को कोई इमरजेंसी पैसे की जरूरत पड़ जाए, बहुत ज्यादा जरूरत है, तो अब सरकार अब पैसा कहाँ से लाएगी। तो सरकार उसके लिए इमरजेंसी के लिए रखती है सरकार पैसा आकस्मिक निधि में। अमर इसको बोलते हैं कंटेंजेंसी फंड। जो आकस्मिक निधि है इसमें हर समय 500 करोड़ रुपए रखा जाता है। पर कंडीशन ये है कि आकस्मिक निधि में से अगर पैसा निकालना होता है तो इसके लिए राष्ट्रपति की मंजूरी चाहिए होती है। तो प्रश्न यहाँ पे दूसरा ये बनता है कि आकस्मिक निधि है, इसमें से अगर पैसा निकालना है या धन का आहरण करना है तो इसका अधिकार इनमें से किसके पास है, तो राष्ट्रपति के पास है। तीसरा पब्लिक अकाउंट। पब्लिक अकाउंट का मतलब है लोक लेखा। लोक लेखा मतलब होता है जनता का पैसा। अब जनता का पैसा मतलब देखिए, पीपीएफ में पैसा जाता है, ये सरकार के पास पैसा जा रहा है। हम लोग पोस्ट ऑफिस में पैसा जमा कर रहे हैं, ये सब सरकार के पास जा रहा है। तो ये सब हमारा पैसा है, पर जा किसके पास रहा है, सरकार के पास। तो सरकार इसके लिए क्या करती है, इसके लिए अलग से फंड बना रखा है सरकार ने, जिसका नाम क्या है, लोक लेखा। पर इस लोक लेखा में क्या होता है, जितना भी पैसा जनता का रखा जाता है, पर इस फंड में से पैसा सरकार कभी खर्च नहीं करती, केवल निवेश के पर्पज से यूज किया जाता है इसको। ठीक है। तो आपको ये तीनों चीज समझ में आ चुकी होंगी। तो चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे लिखा हुआ केंद्र सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व। राजस्व मतलब जो टैक्स कलेक्शन आ रहा है वो पूरा राजस्व है सरकार का। तो प्रश्न यहाँ पूछा गया सभी राजस्व निम्नलिखित में किस में जमा होते हैं, इनमें से कौन से फंड में। तो अभी बताया वो संचित निधि में जमा होते हैं। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल ठीक है। समेकित कोष को संचित निधि भी बोला जाता है। ठीक है। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। यहाँ पे लिखा हुआ संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। मौलिक कर्तव्य मतलब फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। सबसे पहला पूछा गया सार्वजनिक चुनावों में मतदान देने का अधिकार, वैज्ञानिक स्वभाव का विकास करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा के लिए, और संविधान का पालन करना, उसके आदर्शों का सम्मान करना। तो बिल्कुल देखिए यहाँ पे ये भी सही है, ये भी सही है, और ये भी सही है। तो कौन सा नहीं है, ये। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल ठीक है। सार्वजनिक चुनाव में मतदान देने का अधिकार कोई मौलिक कर्तव्य नहीं है। देखिए मौलिक कर्तव्य ये मूल संविधान में तो थे ही नहीं, इनको जोड़ा गया 42nd जो अमेंडमेंट हुआ था, मतलब 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था, उसके द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। ठीक है। अब देखिए जो मौलिक कर्तव्य हैं, मौलिक कर्तव्य हैं, तो जब 42 में संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे तो उस समय इनकी संख्या थी 10। बाद में सरकार ने एक और अमेंडमेंट किया, कौन से नंबर का, 86वें नंबर का। ठीक है। कौन से ईयर में किया था, 2002 में, और इसके द्वारा एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ दिया। तो अब हो गए वर्तमान में 11। ठीक है। अब आपसे पूछा जाता है कि 42 में संविधान संशोधन द्वारा कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, तो 10। वर्तमान में कितने, 11।
अब एक क्वेश्चन यहाँ पे ये आ जाता है कि जो मौलिक कर्तव्य है वो कौन सी कमेटी की रिकमेंडेशन में, मतलब कौन सी समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे? तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। ठीक है, और इसी के साथ में कौन से भाग में आते हैं? तो ये संविधान के भाग आते हैं, पार्ट 4A में आता है, 4A। ठीक है, और कौन से आर्टिकल में आते हैं, मतलब कौन से अनुच्छेद में आते हैं? तो ये आते हैं 51A में। तो इतनी चीजें आपको क्लियर है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कौन सा? ऑप्शन ए इसका बिल्कुल ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे लिखा हुआ नियुक्ति के समय भारत के प्रधानमंत्री द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी शर्त पूरी होनी चाहिए? पहला, संसद के सदनों में से एक का सदस्य होना जरूरी नहीं है, लेकिन 6 महीने के भीतर सदनों में से एक का सदस्य बनना चाहिए। बी है, जरूरी नहीं कि संसद के किसी एक सदन का सदस्य हो, लेकिन 6 महीने के भीतर लोकसभा का सदस्य बन जाना चाहिए। सी बोला गया संसद के किसी एक सदन का सदस्य होना चाहिए, लोकसभा का सदस्य, और डी बोला गया लोकसभा का सदस्य होना चाहिए। तो देखिए ऑप्शन बी गलत है। क्यों? जरूरी नहीं संसद के किसी एक सदन का सदस्य हो, बी हाँ तक सही है। आगे बोला गया लेकिन 6 महीने के अंदर लोकसभा का सदस्य बनना चाहिए, ये जरूरी तो ना कि लोकसभा का बने, वो राज्यसभा का भी बन सकता है, इस वजह से गलत है। दूसरा, संसद के किसी एक सदन का सदस्य होना चाहिए, बिल्कुल गलत है। संविधान का जो आर्टिकल 75 है, आर्टिकल 75 ये डिस्क्राइब करता है प्रधानमंत्री को, और उसमें बोला गया है कि प्रधानमंत्री की योग्यताओं में कि प्रधानमंत्री शपथ ग्रहण करने के समय संसद के किसी भी सदन के सदस्य ना भी हो फिर भी चल जाएगा, परंतु कंडीशन ये है जिस दिन शपथ ले लेंगे उस दिन से 6 महीने के अंदर संसद के किसी एक सदन का सदस्य बनना चाहिए। तो और इस वजह से ऑप्शन ए इसका बिल्कुल ठीक है, लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पे ये आ जाता है कि जो प्रधानमंत्री उनको शपथ कौन दिलवाता है? प्रधानमंत्री हो चाहे मंत्री, उनको जो शपथ दिलवाई जाती है वो दिलवाई जाती है किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा शपथ दिलवाई जाती है, आपको याद रखना है। और ऐसे कौन से प्रधानमंत्री हैं जो प्रधानमंत्री बनने के समय लोकसभा के सदस्य नहीं थे? तो मनमोहन सिंह नहीं थी, इंदिरा गांधी नहीं थी, बहुत से हैं। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। यहाँ पे लिखा हुआ भारत के संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का कर्तव्य है कि वह निम्नलिखित में से किसको संसद के समक्ष रखवाएगा? ठीक है, रखा जाएगा या रखवाएगा। सबसे पहला, केंद्रीय वित्त आयोग की सिफारिशें। दूसरा, लोक लेखा समिति की रिपोर्ट। तीसरा, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट। और चौथा, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की रिपोर्ट। तो देखिए फर्स्ट को रखवाया जाता है, बिल्कुल राष्ट्रपति रखवाता है इसको। और लोक लेखा समिति की रिपोर्ट, तो देखिए लोक लेखा समिति है, इसको जो बनाती है वो राष्ट्रपति तो इसको बनाता ही नहीं है, इसको बनाता है लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष बनाया जाता है लोक लेखा समिति, पीएसी। ठीक है, पीएसी को लोकसभा का अध्यक्ष बनाते हैं। इसमें टोटल जो सदस्य होते हैं 22। और ये जो लोक लेखा समिति है ये अपनी जो रिपोर्ट होती है, ये अपनी जो रिपोर्ट होती है वो देती है संसद के पास, ये राष्ट्रपति के पास नहीं जाता, ना राष्ट्रपति इसको रखवाता है। इस वजह से सेकंड गलत है, थर्ड सही है और फोर्थ सही है। तो इसमें रखा जाएगा, तो इसमें सही चुने। ठीक है, सही कौन कौन सा होगा? फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, मतलब ऑप्शन सी इसका बिल्कुल ठीक है। राष्ट्रपति होता है वो किसकी? फाइनेंस कमीशन की, टेक की, और शेड्यूल कास्ट जो कमीशन होता है उस इन तीनों की रिपोर्ट को रखवाता है संसद के सामने। तो इतनी चीजें आपको क्लियर हो चुकी होगी। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सबसे पहला, केंद्र शासित प्रदेशों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं है, बिल्कुल गलत है। क्यों नहीं है? देखिए वर्तमान में राज्यसभा में जो सदस्य हैं 245, जिसमें से क्या होता है 233 सीटों पे होते हैं इलेक्शन और 12 होते हैं नॉमिनेट। और 233 में से तो 3 सदस्य तो जाते हैं दिल्ली से, 3 सदस्य जाते हैं दिल्ली से और एक जाते हैं पांडुचेरी से। तो कितने बचे? 4 तो जाते हैं केंद्र शासित प्रदेश से। तो इस वजह से ये सेकंड वाला गलत है। दूसरा, चुनाव आयोग में 2 सदस्यीय निकाय है, बिल्कुल गलत है। चुनाव आयोग 3 सदस्यीय निकाय है, तो कोई सही नहीं है इनमें से। ठीक है, और थर्ड बोला गया है कि भारत के संविधान के अनुसार संसद में लोकसभा राज्यसभा शामिल है। थर्ड वाला, रोज संविधान के अनुसार संसद में लोकसभा और राज्यसभा शामिल हैं। तो लोकसभा राज्यसभा संसद में, देखिए संसद में लोकसभा राज्यसभा तो शामिल है, इसमें एक और शामिल होता है, वो कौन सा? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भी शामिल होता है। संविधान का जो आर्टिकल 79 है वो बोलता है कि संसद के 3 भाग हैं, कौन कौन से? सबसे पहला राष्ट्रपति, दूसरे नंबर पर लोकसभा और तीसरे नंबर पर राज्यसभा। ये आता 80 में, ये आता 81 में और ये आता 52 में। ठीक है, तो ये भी गलत है इस वजह से। तो कौन सा सही है? कोई सही नहीं है, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल ठीक है। ठीक है, और इसी के साथ में देखिए हाँ, जो चुनाव आयोग में 3 सदस्यीय निकाय होते हैं ये भी आपको याद रखना है कौन कौन से। देखिए 3 सदस्यीय निकाय चुनाव आयोग, इसमें क्या होता है? एक तो होता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त, एक होता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त,
और इसके साथ में दो होते हैं निर्वाचन आयुक्त, दो होते हैं निर्वाचन आयुक्त। ठीक है, इस समय जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं इनका नाम है सुनील अरोड़ा, सुनील अरोड़ा, सुनील अरोड़ा। और ये निर्वाचन आयुक्त कौन कौन है, तो देखिए एक तो है सुशील अरोड़ा, एक है सुनील अरोड़ा और एक है सुशील चंद्रा, सुशील चंद्रा। और दूसरे बने अभी 3-4 दिन पहले, इनका नाम है राजीव कुमार। इंपोर्टेंट राजीव कुमार नाम बहुत ज्यादा। ठीक है, किसकी जगह पे बने राजीव कुमार, तो राजीव कुमार बने अशोक लवासा की जगह पे, अशोक लवासा। और अशोक लवासा को पहुंचा दिया कहाँ पे, एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है, मतलब एशियाई विकास बैंक है, इसके ये बन गए उपाध्यक्ष। ठीक है, तो इस वजह से ये इनमें से ऑप्शन डी इसका बिल्कुल ठीक है। आगे चलते, नेक्स्ट इतना क्लियर हो चुका हो तो यहाँ पे लिखा हुआ है लोकसभा अध्यक्ष के कार्यकाल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सबसे पहला, वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, बिल्कुल गलत है। लोकसभा का जो निर्वाचन होता है वो लोकसभा के सदस्यों के द्वारा ही किया होता है और उसको हटा भी सकते हैं लोकसभा के सदस्य। दूसरे नंबर पे, उसे अपने चुनाव के समय सदन का सदस्य होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उसे अपने चुनाव की तारीख से 6 महीने की भीतर संसद का सदस्य बनना होगा, ये भी गलत है बिल्कुल। ठीक है, तीसरे नंबर पे, अगर वह इस्तीफा देता है तो उसके इस्तीफे के पत्र को डिप्टी स्पीकर को संबोधित करना होगा, बिल्कुल सही है ये वाला। ठीक है, अगर वो लोकसभा स्पीकर है अपना रिजाइन देगा तो डिप्टी स्पीकर को देगा। राष्ट्रपति के प्रसाद पर पद धारण करता नहीं है। और जिस समय देखिए लोकसभा का स्पीकर वही व्यक्ति बन सकता है, मतलब लोकसभा का अध्यक्ष वही व्यक्ति बन सकता है जो लोकसभा का सदस्य हो। अगर लोकसभा का सदस्य नहीं है तो वो लोकसभा का अध्यक्ष बन ही नहीं सकता। इस वजह से इसमें पूछा गया सही है, तो सही इसमें केवल एक ही है, कौन सा वाला, थर्ड वाला सही है और सब गलत हैं। तो फर्स्ट एंड सेकंड गलत है। अब देखिए यहाँ पे एक और प्रश्न आ जाता है, अभी आपको वर्तमान में तो पता ही होगा कि इस समय लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, तो इस समय ओम बिरला, ओम बिरला। और ओम बिरलाएं ये कहाँ से एमपी हैं, तो ये कोटा राजस्थान से एमपी है, ये भी आपको याद रखना है। अब देखिए लोकसभा अध्यक्ष के बारे में एक प्रश्न है, बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा गया है। एक आप लोगों ने कानून सुना होगा, इसका नाम है दल बदल कानून, दल बदल कानून। इसको इंग्लिश में बोल देते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ। अब आया था दल बदल कानून, 52 अमेंडमेंट हुआ था, संविधान संशोधन कौन से वर्ष में हुआ था, 1985 में राजीव गांधी ने किया था। दल बदल कानून में आप सभी लोगों को पता होगा कि अगर कोई भी व्यक्ति है चुनाव जीतने के बाद अगर पार्टी छोड़ता है, कोई भी संसद का सदस्य हो चाहे विधानसभा का सदस्य हो, अगर चुनाव जीतने के बाद अगर वो क्या करता है पार्टी छोड़ता है तो उसकी सदस्यता खत्म कर दी जाएगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए अमित शाह है, अमित शाह कौन है, मंत्री हैं बेशक, पर वो बीजेपी की कौन है, एमपी इस समय। अगर मान लीजिए उन्होंने क्या किया, इस समय बीजेपी छोड़ी और वो किसी दूसरी पार्टी में चले गए, तो फिर वो सदस्य बने रहेंगे ना। ठीक है, उनकी सदस्यता खत्म हो जाएगी। पर ये दल बदल कानून है, ये क्या करता है, ये लोकसभा का जो अध्यक्ष होते हैं, लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं और विधानसभा के जो अध्यक्ष होते हैं, विधानसभा के जो अध्यक्ष होते हैं, तो इन दोनों पदों के ऊपर ये दल बदल कानून लागू नहीं होता है। कैसे, ओम बिरला है, ओम बिरला चुनाव लड़े, कहां से, कोटा राजस्थान से जीत गए, पर लोकसभा का अध्यक्ष बनेगा चाहे विधानसभा का अध्यक्ष बनेगा, अध्यक्ष बनने के समय, अध्यक्ष बनने से पहले उसको क्या करना पड़ेगा, अपनी जो राजनीतिक दल है उससे रिजाइन करना पड़ेगा। मतलब ओम बिरला है, ओम बिरला बीजेपी की सदस्यता छोड़ चुके हैं। ठीक है, अगर ये लोकसभा अध्यक्ष ना होते तो इनका पद चला जाता, पर इनका पद नहीं गया। क्यों नहीं गया है, कि ये अभी क्या है, इनके ऊपर दल बदल कानून लागू नहीं होता है। ठीक है, इस वजह से नहीं जाता है। तो आगे इतनी चीज आई होप आपको क्लियर हो चुकी होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। यहाँ पे लिखा हुआ सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार के मूल अधिकार क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है। अच्छा, मूल अधिकार, ठीक है, देखिए जो मूल अधिकार है ये बात कर रहा है ओरिजिनल जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ये आता है आर्टिकल 131 में। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का मूल अधिकार क्षेत्र कौन कौन से हैं, देखिए सुप्रीम कोर्ट के मूल अधिकार क्षेत्र हैं कि अगर केंद्र सरकार या राज्यों के बीच में कोई विवाद होता है तो उसकी सुनवाई कहाँ पे होगी, सीधे सुप्रीम कोर्ट में होगी। दो राज्यों के बीच में कोई विवाद होता है तो उसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होगी। राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के बीच में कोई विवाद होता है तो उसकी मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होगी। केंद्र या केंद्र शासित प्रदेश के बीच में अगर कोई भी अगर डिस्प्यूट उत्पन्न होता है, मतलब विवाद उत्पन्न होता है, तो उसकी भी सुनवाई कहाँ पे होगी, सुप्रीम कोर्ट में। इस वजह से ऑप्शन ए क्या बोला गया, भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच में विवाद
तो बिल्कुल ये मूल अधिकार के क्षेत्र में आता है। दूसरा, संसद के किसी भी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल चुनाव के संबंध में विवाद, ये सर्वोच्च न्यायालय का मूल अधिकार है ही नहीं। तीसरे नंबर पे, भारत सरकार और केंद्र शासित प्रदेश के बीच में कोई विवाद, बिल्कुल ये भी सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। फोर्थ नंबर पे, दो या अधिक राज्यों के बीच में विवाद, तो बिल्कुल ये भी सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। तो फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ सही है। इस वजह से ऑप्शन सी इसका बिल्कुल ठीक है। अब समझिए, देखिए, अभी आप सभी लोगों को पता होगा कि जीएसटी की वजह से, जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स 2017 में जो आया था, तो इसकी वजह से क्या हुआ, 5 राज्यों के बीच में विवाद है। 5 राज्य और किसके बीच में विवाद है, केंद्र सरकार के बीच में विवाद है। विवाद क्या है, जब 2017 में जब जीएसटी लागू हुआ था, तो उस समय क्या था, केंद्र सरकार ने बोला था कि अगर जीएसटी की वजह से किसी राज्य को नुकसान होगा तो उसकी भरपाई केंद्र सरकार के द्वारा की जाएगी। अब हुआ क्या, कोरोना के कारण केंद्र सरकार को टैक्स कलेक्शन कम हुए और इधर राज्य सरकारों के पास टैक्स कलेक्शन कम हुए। अब राज्य हैं वो क्या कर रहे हैं, केंद्र सरकार से पैसा मांग रहे हैं कि हमको नुकसान हुआ है, हमको पैसा दो। अब केंद्र सरकार क्या कर रही है, उस पैसे को देने से मना कर रही है। तो ये क्या हो गया, ये 5 राज्य हैं, दिल्ली, छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब, ठीक है। तो ये 5 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, ये केंद्र सरकार, ठीक है, इनके बीच में एक विवाद उत्पन्न हो गया। अब आप बहुत जल्दी न्यूज में सुनोगे तो ये विवाद बहुत जल्दी सुप्रीम कोर्ट में जाने वाला है। सुप्रीम कोर्ट में क्यों जाएगा कि आर्टिकल 131 में क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है कि केंद्र और राज्य के बीच में अगर कोई विवाद उत्पन्न हुआ तो उसकी सुनवाई कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट करेगा। दूसरे नंबर पे, आप सभी लोगों ने देखा होगा अभी कुछ दिन पहले दिल्ली सरकार ने एक केस फाइल किया था सुप्रीम कोर्ट में। क्यों किया था, तो उन्होंने पूछा कि दिल्ली का वास्तव में बॉस कौन है, कि लेफ्टिनेंट गवर्नर उपराज्यपाल है या मुख्यमंत्री है। तो ये विवाद क्या हुआ, ये विवाद हुआ कौन सा, भारत सरकार और केंद्र सरकार के बीच में विवाद, दो राज्यों के बीच में विवाद। आप लोगों ने सुना होगा कावेरी जल विवाद, तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में। तो ऐसे सब विवाद किसके पास जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के पास। तो ये फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ सही है, सेकंड गलत है। अगर सदन के भीतर और राज्य विधानमंडल में चुनाव से संबंधित कोई विवाद है तो उसकी सुनवाई सीधे सुप्रीम कोर्ट में नहीं की जाती है। तो इस वजह से ऑप्शन सेकंड इसका गलत है। फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ सही है इसका, ठीक है। तो इतनी चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी। चलते हैं आगे। यहाँ पे लिखा हुआ, निम्नलिखित में से कौन सी विशेष शक्तियां भारत के संविधान द्वारा राज्यसभा को दी गई हैं। सबसे पहला राज्यसभा आती कौन से आर्टिकल में, अभी कुछ देर पहले बताया है, आर्टिकल 80 में। पहला, राज्यसभा राज्य के मौजूदा क्षेत्र को बदल सकती है और राज्य का नाम बदल सकती है, बिल्कुल गलत है। ये दोनों सदनों में पास होगा, लोकसभा में भी पास होता है। दूसरा, अखिल भारतीयों की सेवा का निर्माण, बिल्कुल ये एक स्पेशल पावर दी गई है आर्टिकल 312 में। आर्टिकल 312 मतलब 312, इसमें बोला गया है फॉर्मेशन ऑफ द ऑल इंडिया सर्विस, मतलब अखिल भारतीय सेवाओं का निर्माण। और अखिल भारतीय सेवाओं का निर्माण करने की जो शक्ति दी गई है वो राज्यसभा के पास दी गई है। ये बी वाला सही है इसका। राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया में संशोधन करने, ये दोनों के द्वारा होता है, लोकसभा राज्यसभा दोनों के द्वारा, ठीक है। चुनाव आयोग के कारणों का निर्धारण करना और चुनाव आयुक्त की संख्या का निर्धारण करना, ये भी दोनों के द्वारा होगा, लोकसभा राज्यसभा। तो ऑप्शन 20 का बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अखिल भारतीय सेवा का निर्माण राज्यसभा के द्वारा हो जाता है। और अखिल भारतीय सेवा है कितनी भारत में, 3 है। आईएएस है एक, तो आईपीएस है, और तीसरा कौन सा, आईएफएस है। ये भी आपको याद रखना महत्वपूर्ण है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे फॉरेस्ट सर्विस है, ये फॉरेस्ट फॉरेन सर्विस नहीं है, ठीक है। आगे, भारत के अटॉर्नी जनरल के बारे में कौन सा कथन सत्य है। अटॉर्नी जनरल आते हैं आर्टिकल 76 में। वर्तमान में कौन है, के वेणुगोपाल, वेणुगोपाल। तो प्रश्न यहाँ पे पूछा गया, अटॉर्नी जनरल के बारे में कौन सा कथन सही है, लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, बिल्कुल सही है। आर्टिकल 88 बोलता है कि अटॉर्नी जनरल नॉट ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मतलब अटॉर्नी जनरल जो होंगे संसद के सदस्य नहीं होते, परंतु संसद की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं। तो इस वजह से ऑप्शन ए इसका बिल्कुल ठीक है। सेकंड वाला क्या बोला गया, लोकसभा की एक समिति के सदस्य हो सकते हैं। लोकसभा की समिति के जो सदस्य होते हैं वो लोकसभा के सदस्य होते हैं, ठीक है। तो इस वजह से सेकंड वाला गलत है, क्यों, अटॉर्नी जनरल लोकसभा के सदस्य नहीं होते। तीसरा, लोकसभा में बोल सकते हैं और लोकसभा में वोट डाल सकते हैं, गलत है। लोकसभा में बोल सकते हैं, इतनी बात सही है, और लोकसभा में वोट डालने का अधिकार नहीं होता इनके पास, ठीक है। तो इसमें कौन सा सही है, केवल ए, फर्स्ट ऑप्शन ए इसका बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो इतनी चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी। चलते हैं नेक्स्ट पे। यहाँ पे लिखा हुआ है, भारत में गरीबी का आकलन किस समिति से संबंधित है, मतलब इनमें से किसने गरीबी का आकलन किया। तो रंगराजन समिति, बिल्कुल सी, रंगराजन समिति बिल्कुल सही है। 2015 से इनकी रिपोर्ट लागू है, भारत में 12 में रिपोर्ट आई थी, 15 से लागू कर दी गई है। सुरेश तेंदुलकर 2005 में लागू आई, इनकी रिपोर्ट आई थी। और लकड़ावाला, ये सबसे पहली कमेटी बनाई गई थी, मतलब ऑप्शन डी इसका बिल्कुल ठीक है। ये तीनों की जो तीनों समितियां वो किससे संबंधित है, वो गरीबी का आकलन से संबंधित है भारत में, ठीक है। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। यहाँ पे इनमें से कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है, इनकम टैक्स, आयकर प्रत्यक्ष है, संपत्ति प्रॉपर्टी ये भी है, कॉर्पोरेट टैक्स और उत्पाद टैक्स। तो कौन सा प्रत्यक्ष नहीं है, डी,
उत्पाद मतलब एक्साइज ड्यूटी प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट टैक्स नहीं होता, और ये ऊपर वाले तीनों डायरेक्ट टैक्स है। देखिए इनको आसान है बहुत याद करने में। डायरेक्ट टैक्स में आप याद कर लेना ये वाला bpro.co.in, और इनडायरेक्ट में याद कर लेना एक्सक्यूज मी। यहाँ पे इसका मतलब देखिए डब्ल्यू मत होता है वेल्थ टैक्स। वेल्थ टैक्स इसको बोलते हैं हिंदी में धनकर। पहले लगता था 2015 के बजट से इसको समाप्त कर दिया गया है, अब नहीं लगता। प्रॉपर्टी टैक्स इसको बोलते हैं संपत्ति कर। कॉरपोरेट टैक्स इसको बोलते हैं निगम कर, और IN मतलब इनकम टैक्स, ठीक है। और एक्साइज EX मतलब एक्साइज, इसको बोलते हैं हिंदी में उत्पाद शुल्क। CU मतलब कस्टम, इसको बोलते हैं हिंदी में सीमा शुल्क। SE सर्विस टैक्स या सेल टैक्स, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। तो इस वजह से कौन सा ये उत्पाद शुल्क है वो आ रहा है इनडायरेक्ट में, तो इस वजह से ये डायरेक्ट टैक्स नहीं है। अब एक प्रश्न यहाँ पे आ जाता है कि भारत सरकार जो सरकार की डायरेक्ट टैक्स में सबसे ज्यादा इनकम किससे होती है, तो याद रखना देखिए सरकारी डायरेक्ट टैक्स में इनकम होती है सबसे ज्यादा कॉर्पोरेट टैक्स से, ठीक है। टोटल बजट का अप्रोक्स कॉर्पोरेट टैक्स कमा के लाता है 18% का, और इनडायरेक्ट में सबसे ज्यादा होती है एक्साइज की। पर एक्साइज अलग अलग राज्य सरकारें ले लेती हैं, तो अलग अलग राज्यों का अलग अलग डेटा है, ठीक है। तो अगर इनडायरेक्ट में पूछा जाता है कि किसका इनडायरेक्ट टैक्स में सरकार कौन से टैक्स से सबसे ज्यादा कमाती है, तो एक्साइज से। और डायरेक्ट में किससे ज्यादा कमाती है, ये कमाती है कॉर्पोरेट टैक्स से। तो इतनी चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या है, तो 12वीं पंचवर्षीय योजना जो चली थी ये चली है 2012 से 17 तक, ठीक है। और इसके बाद कोई 12वीं के बाद कोई 5 ईयर प्लान बना ही नहीं। अब काम करता है नीति आयोग। कब का 5 ईयर प्लान बने एक नजर में देख लेते हैं। देखिए फर्स्ट 5 ईयर प्लान ये चला था 1951 से लेके 1956 तक। सेकंड जो 5 ईयर प्लान है सेकंड वाला, ठीक है, ये चला था 1956 से लेके 1961 तक। थर्ड वाला जो है ये चला था 1961 से लेके 1966 तक। फोर्थ वाला जो चला था, सॉरी, 1966 के बाद 3 साल का गैप रहा था 1966 से लेके 1969 तक। इसको बोलते हैं प्लान हॉलीडे, योजना अवकाश, ठीक है। 1969 से लेके 1974 तक जो चला था ये चला था फोर्थ 5 ईयर प्लान। फिफ्थ 5 ईयर प्लान चला था 4 साल का 1974 से लेके 1978 तक। 6 5 ईयर प्लान चला इसके बाद 1978 के बाद क्या रहता है 2 साल चलते रोलिंग प्लान 1978 से लेके 1980 तक। इसको बोलते हैं अनवरत योजना। रोलिंग प्लान मोरारजी देसाई की सरकार लेके आई थी इसको। इसके बाद आते हैं यहाँ पे 6 5 ईयर प्लान, यहाँ ये चला था 1980 से लेके 1985 तक। इसके बाद चला 7th 5 ईयर प्लान, ये चला 1985 से लेके 90 तक। इसके बाद 1990 से लेके 92 तक कोई 5 ईयर प्लान नहीं चला। यहाँ पे चला वित्तीय क्षेत्र सुधार, ठीक है। इसके बाद 1992 से लेके 1997 तक चले कौन सा वाला 8th 5 ईयर प्लान चला था। और 1997 से लेके 2002 तक यहाँ पे चलता है 9th 5 ईयर प्लान 2002 से लेके 2007 तक। ये चला 10th 5 ईयर प्लान 2007 से लेके 2012 तक। ये चला 11th 5 ईयर प्लान और 2012 से लेके 2017 तक। यहाँ पे चला 12th 5 ईयर प्लान, ठीक है। ये आपको याद रखना है, तो इंपोर्टेंट था। आगे चलते नेक्स्ट पे। यहाँ पे लिखा हुआ वाणिज्यिक बैंकों के दूसरे राष्ट्रीयकरण में कितनी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। देखिए भारत में जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण है सबसे पहले RBI का होता है। RBI का राष्ट्रीयकरण हुआ 1 जनवरी 1949 को। 1 जनवरी 1949 को ये फर्स्ट RBI का यहाँ पे नेशनलाइजेशन हुआ था। यहाँ पे पर पूछा गया वाणिज्यिक बैंकों का मतलब कॉमर्शियल बैंकों का। RBI कॉमर्शियल बैंक नहीं है, ठीक है, सेंट्रल बैंक है। तो कॉमर्शियल बैंकों का हुआ है 2 चरणों में। सबसे पहले हुआ था 19 जुलाई 1969 को। कितने बैंकों का हुआ था, यहाँ पे हुआ था 14 बैंकों का। कौन सी बैंक, जिनके पास टोटल डिपॉजिट 50 करोड़ या उससे ज्यादा थी। दूसरे चरण में हुआ था 15 अप्रैल 1980 को। कितनी बैंकों का हुआ था, 6।
हो गई 20। ठीक है, यहाँ पे उन बैंकों को हुआ था जिनके पास टोटल डिपॉजिट 200 करोड़ या उससे ज्यादा थी। तो दूसरे चरण में कितनी बैंक, तो 6 बैंकों का। ठीक है, ऑप्शन 20 का बिल्कुल ठीक है। पर यहाँ पे क्या होता है, 20 बैंक हो गई थी नेशनलाइज्ड भारत में। पर तुरंत सरकार ने 1993 में नरसिम्हन समिति की सिफारिश पर एक बैंक थी, इसका नाम था न्यू बैंक ऑफ इंडिया। न्यू बैंक ऑफ इंडिया, इसको मर्ज कर दिया था किसमें, 4 सितंबर 1993 को मर्ज किया था। कौन सी बैंक में मर्ज कर दिया था, पंजाब नेशनल बैंक में। तो 19 बची थी। इसके बाद सरकार ने कुछ बैंक और कम कर दी, जैसे ये बैंक ऑफ बड़ौदा में देना बैंक। ठीक है, और ये इंडियन देना बैंक और कौन सा मिलाया था, अभी मर्ज किया था देना बैंक और इंडियन ओवरसीज था शायद। ठीक है, ये मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। तो अभी टोटल बचे हैं 19 में से कुछ कम कर दी गई हैं, 12 बैंक बचे हैं वर्तमान में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। यहाँ पे लिखा हुआ भारत के सिक्के के दशमलव प्रणाली को किस वर्ष अपनाया गया था। तो जो डेसिमल सिस्टम है, तो देखिए डेसिमल सिस्टम भारत सरकार ने जो अपनाया, ये अपनाया था अप्रैल 1997 में। ऑप्शन 20 का बिल्कुल ठीक है। पर यहाँ पे क्वेश्चन ये आ जाते थे कि डेसिमल सिस्टम में तो होता 25 पैसे, 50 पैसे, 1 रुपए से छोटे वाले जो सिक्के होते हैं ना, वो डेसिमल सिस्टम बोला जाता है उसको। ठीक है, अब एक क्वेश्चन यहाँ पे दे आता है, देखिए पहले क्या होता था, जो भारत के नोट है, भारत में जितनी भी करेंसी चलते हैं उस पे आते थे अशोक के पिक्चर, मतलब अशोक का जो स्तंभ होता था उसको फोटो आता था। पर उसके बाद आने लगे महात्मा गांधी की। तो प्रश्न यहाँ पे एक ये बन जाता है कि महात्मा गांधी जो सीरीज है, महात्मा गांधी जिस पे लगे आते हैं, तो महात्मा गांधी सीरीज के नोट सबसे पहले कौन से वर्ष में छापे गए थे। तो याद रखना था कि महात्मा गांधी जो सीरीज है उसके नोट सबसे पहले छापे गए थे 1996 में। सबसे पहले छापा गया था, और कितने रुपए का छापा गया था, ये 5 रुपए का छापा गया था। ठीक है, और सब एक क्वेश्चन यहाँ पे ये आ जाता है कि आरबीआई ने सबसे पहले अपना नोट कौन से वर्ष में छापा। तो आरबीआई ने सबसे पहले नोट छापे थे भारत में 1937 में। कितने रुपए का छापा था, आरबीआई ने भी 5 रुपए की छापा था सबसे पहले। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। यहाँ पे लगा वर्चुअल क्लासरूम ऐप जिसका नाम है मोबाइल मास्टर जी, इनमें से किस आईआईटी के द्वारा अभी लॉन्च किया गया है। तो आईआईटी कानपुर के द्वारा लॉन्च किया गया है ये। ठीक है, आगे नवीन रोजगार छतरी योजना किस राज्य सरकार के द्वारा चालू की गई है। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने चालू किया इसको, नवीन रोजगार छतरी योजना। और नवीन रोजगार छतरी योजना में क्या होगा, उत्तर प्रदेश सरकार है, यहाँ पे जो एससी लोग होते हैं, शेड्यूल कास्ट जो लोग हैं, उन लोगों को अपना व्यापार खोलने के लिए आर्थिक सहायता देगी, खोलने के लिए आर्थिक सहायता। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चालू किया गया अभी जून के महीने में। आगे नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पे लिखा हो बाल श्रमिक विद्या योजना हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई है। इस योजना में सरकार लड़कियों को कितने रुपए प्रति माह सहायता प्रदान करेगी। अच्छा, पढ़ने के लिए लड़कियों को कितना अमाउंट दिया जाएगा। देखिए बाल श्रमिक विद्या योजना है, ये चालू जो की गई है, तो इसमें क्या होगा, देखिए इसमें जो बॉय है मतलब लड़के हैं, उनको देगी सरकार 1,000 रुपए महीना, हर महीने। ठीक है, और जो गर्ल्स जो बीपीएल है उनको दिया जाएगा, मतलब सबको नहीं दिया जाएगा, बीपीएल बिलो पॉवर्टी हाउस होल्ड जो, और जो गर्ल्स है इनको दिया जाएगा 1,200 रुपए महीने। तो यहाँ पे पूछा गया लड़कियों के लिए, तो लड़कियों को कितना होगा 1,200 रुपए महीने। अगर यहाँ पे लड़की ना होती लड़का होता तो कितना, 1,000 रुपया। ठीक है, बीपीएल वालों को। प्लस साथ में ये भी बोला गया कि अगर ये लड़के और लड़कियां 8th पास कर लें या 9th पास कर लें या 10th पास कर लें, तो 6,000 रुपये और दिए जाएंगे। मतलब 8th क्लास पास कर लेंगे तो 6,000 रुपये, 9th पास कर लेंगे तो 6,000 रुपये, और 10th पास कर लेंगे तो 6,000 रुपये। ये एक मुक्त दिया जाएगा, मतलब एक बार में अमाउंट दिया जाएगा 6,000 रुपये, और 1,000 रुपये और 1,200 रुपये महीने तो मिलेंगे। ठीक है, तो इस वजह से ऑप्शन 20 का बिल्कुल ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे लिखा हो मनरेगा योजना में तालाबंदी के दौरान, तालाबंदी मतलब लॉकडाउन, लॉकडाउन। ठीक है, लॉकडाउन के दौरान सबसे अधिक रोजगार देने वाला भारत का कौन सा शीर्ष राज्य स्थान पर है, मतलब कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर बन गया है। तो देखिए लॉकडाउन के दौरान सबसे ज्यादा जो मनरेगा योजना में जो नौकरियां दी है वो दी है उत्तर प्रदेश सरकार ने। 57 लाख लोगों श्रमिकों को रोजगार दिए गए इसमें। ठीक है, तो लॉकडाउन के दौरान तो ये आता है। पर आपसे ये पूछा जाता है कि वर्ष 2019 और 20 में मनरेगा योजना में सबसे अधिक रोजगार देने वाला राज्य कौन सा है, तो वो है छत्तीसगढ़। पिछले लास्ट ईयर का पूछा जाता है कि 2019-20 में मनरेगा के दौरान सबसे अधिक रोजगार देने वाला राज्य कौन सा है, छत्तीसगढ़। ठीक है, और लॉकडाउन के दौरान सबसे ज्यादा अधिक रोजगार देने वाला कौन सा, उत्तर प्रदेश। मनरेगा योजना की शुरुआत कब की गई थी, 2 फरवरी 2006 को। कहाँ से चालू की गई थी, ये देखिए 2 फरवरी 2006 को चालू की गई थी। उस समय बोलते थे इसको नरेगा, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट आंध्र प्रदेश से चालू की गई थी। आंध्र प्रदेश का बंदापल्ली एक जिला है, वहां पे एक अनंतपुर गांव है, वहां से चालू की गई थी। बाद में क्या किया, 2 अक्टूबर 2009 को मनरेगा के नाम के आगे लगा दिया महात्मा गांधी, तो अब ये बन गई है मनरेगा। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट पे।
यहाँ पे लिखा हुआ उत्तर प्रदेश केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश के किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने की मंजूरी दी है? तो अमौसी, चकेसी, चकेरी और बाबतपुर और कुशीनगर। तो यह है कुशीनगर। ठीक है। अमौसी तो लखनऊ एयरपोर्ट है ना, जो चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट है, उसी को अमौसी एयरपोर्ट बोल देते हैं। ये पहले से अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। चकेरी कानपुर में। ठीक है। बाबतपुर बनारस में। तो ये तीनों को नहीं दी गई है, ये दी गई है कुशीनगर एयरपोर्ट को। और यहाँ पे अमौसी में कौन कौन सी एयरपोर्ट है देखिए, याद रखना आपको। लखनऊ में चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ में, ये भी याद रखना है। ठीक है। कानपुर में आता है कौन सा, संजय गांधी एयरपोर्ट, संजय गांधी। और बनारस में आता है लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे अब हम लोग। ओके, थैंक यू।